सब बढ़िया सबके जीवन में। देख, कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस, ये सब पूरा लेक्चर आपके लिए ये और पूरा आपको आता है, ये समझना। देख, डिसीज़ क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कैसे भी कोई भी पैथोजन आ गया या कोई भी वेक्टर से कोई भी पैथोजन आया या फिर कोई भी डिसीज़ हुई, तो डिसीज़ होती क्या है, डिस्टर्बेंस इन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन। एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन की फंक्शनिंग में अगर दिक्कत आ जाए, मतलब वो फंक्शन सही से, क्रियाएं सही से नहीं कर रहे, फंक्शन सही से नहीं कर रहे, उसको हम क्या बोलते हैं कि हमें डिसीज़ हुआ है कोई सा। अच्छा, अब डिसीज़ जो है, इसके पहला माना जाता था कि जो गॉड ऑफ हीलिंग है वो है आस्क्लेपियोस, मतलब ग्रीक गॉड इनको कहा गया था। अब सुन, जो डिसीज़ होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो या तो आप इनहेरिट कर रहे हो मतलब कि या तो माता जी से आ रहा है ड्यूरिंग पार्चुरेशन या फिर ड्यूरिंग योर गेस्टेशन पीरियड, जब आप अपने मम्मी के वोम में हो तब आ रहा है, उसको हम बोलते हैं। और फिर दूसरे होते हैं हमारे एक्वायर्ड डिसीज़। एक्वायर्ड डिसीज़ में क्या होता है, देखो नॉर्मली जो डिसीज़ होते हैं वो एक्वायर्ड होते हैं, मतलब बाहर से ही एक्वायर्ड होते हैं। ऐसे बहुत से कम डिसीज़ होते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं। जैसे कि मान लो अगर किसी की फीटल स्टेज में, किसी की बच्चे की फीटल स्टेज में अगर किसी की माता जी को वो है शुगर मतलब डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ की जो जीन होती है वो अरेस्ट हो सकती है, तो जिससे क्या होगा कि जो बेबी आ रहा है उसको भी डायबिटीज़ होने के थोड़े से चांसेस होते हैं। लेकिन हाँ, इसमें वही मेंडल्स का फॉर्मूला लगता है, ऐसा नहीं कि सभी को होता है। कुछ रेसेसिव होती हैं, कुछ डोमिनेंट हो जाती हैं, तो जिनको डोमिनेंट हो जाएंगी उनको डायबिटीज़ की चांसेस बहुत कम होंगे। अरे तुम छोड़ो, अभी कंफ्यूज मत हो, एक्वायर्ड डिसीज़ पे आओ। एक्वायर्ड डिसीज़ जो हमें नेचर से एक्वायर्ड होते हैं, मतलब कि जैसे ही कोई बच्चा आता है, धीरे धीरे जब उसकी ग्रोथ होती है, तो उस ग्रोथ के दौरान वो जो डिसीज़ेस से ग्रस्त होता है, जैसे मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, ये सब होते हैं ना। अब देखते जाओ, देखो नेचर में जैसे कि जब हम बर्थ होती है तब कौन कौन से डिसीज़ हमें होते हैं, दो तरीके होते हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में क्या है कि बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, फंगल डिसीज़ और वर्म हेलमिंथिक डिसीज़, ये सब जैसे कि दांत खाद खुजली फंगल में आ जाएगा। वर्म में जो हमारे जो एस्कैरियासिस जो होते हैं वो वर्म डिसीज़ होते हैं। बैक्टीरियल डिसीज़ में टाइफाइड, डाइजेंट्री, डिप्थेरिया, ये सब आएंगे। वायरल में कॉमन कोल्ड, सबको ही पता है, और कोरोना, इसको कैसे भूल सकते हैं, अभी आजकल चल ही रहा है, तो वायरल डिसीज़ में आएंगे। और नॉन कम्युनिकेबल मैंने बताया था, अगर आपने लेक्चर देखा है तो ऐसा कौन सा डिसीज़ है जो कि नॉन कम्युनिकेबल है और सबसे ज़्यादा फैटल है, कैंसर। फिर डेफिशिएंसी के डिसीज़ ऐसे बहुत से होते हैं। डेफिशिएंसी मतलब कि किसी एंजाइम की कमी। अभी हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना कि ऐसे कौन से डिसीजेज़ होते हैं जिसमें एंजाइम्स की कमी होती है, बहुत मज़ा आएगा, जिसमें हमारी बॉडी डीजनरेट करती है। आपने सुना होगा हड्डी को, मतलब वो हड्डी को बोला, प्लेग में क्या होता था कि हड्डियाँ धीरे धीरे गलने लगती थी। हैं, अभी देखते जाओ, हैं करोगे तुम लोग भी। सुन, सबसे पहला जो हमारा डिसीज़ है वो है टाइफाइड डिसीज़। बैक्टीरियल की हम लोग पहले बात करेंगे, तो बैक्टीरियल में कौन सा डिसीज़ है, टाइफाइड डिसीज़। टाइफाइड हमें होता है किससे, सैल्मोनेला टाइफाई से, ये पैथोजन होता है इसका। बेसिकली ये अगर बॉडी में आएगा तो सैल्मोनेला टाइफाई, अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आएगा तो टाइफाइड हो जाएगा, सिंपल। देख, सिम्टम्स की बात करें, आपको पता कैसे चलेगा कि किसी पेशेंट को टाइफाइड हुआ है, उसको हाई ग्रेड फीवर होगा, हल्का सा हेडेक भी हो सकता है। अच्छा, हेडेक भी हो सकता है, और क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि पॉटी उतरेगी नहीं मतलब माहौल बनेगा जाने का, लेकिन होएगी नहीं। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन। फिर अगर मान लो टाइफाइड सीवियर हो गया, सीवियर मतलब कि आपने उसको ध्यान नहीं दिया उस पर सही से, आपने मतलब मेडिसिन नहीं ली, उसकी डोजेस सही नहीं लिए, या फिर जितने दिन का डॉक्टर बोल रहा था 9-7 दिन का, उतना पूरा आपने डोज का कंप्लीट नहीं किया, तो क्या हो सकता है सीवियर केसेस में एंटेरिक, इसको हम एक और बोलते हैं एंटेरिक डिसीज़। अगर मान लो आपने इसका सही से इलाज नहीं करा तो एंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा। इंटेस्टाइन में परफोरेशन मतलब कि वो अपने वो मुंह में हो जाते हैं ना छाले, हाँ छाले, तो छाले हो सकते हैं। एंटेरिक डिसीज इसलिए इसको बोलते हैं, इंटेस्टाइन में छाले हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। अब देखो, ब्लड लॉस होता जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया तो हार्ट क्या कोशिश करेगा कि ब्लड पूरे ऑर्गन में फैले, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए हार्ट वहाँ से ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ाएगा तो क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, डेथ। सिंपल, समझ आना कि टाइफाइड है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, पैथोजन कौन है, सैल्मोनेला टाइफाई। सिम्टम क्या आते हैं, हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, एंटेरिक डिसीज़। अगर सीवियर केसेस में आपने ध्यान नहीं दिया तो एंटेरिक डिसीज़ हो जाएगा। अब सुन मेरी बात, हम सब लोग जानते हैं विंडो पीरियड, मैंने बताया था एड्स में, तो विंडो पीरियड में इसका जो विंडो पीरियड होता है वो 7 से 14 दिन के लिए होता है, मतलब 7 से 8 दिन अप्रॉक्स।
आप क्या करते हो, जैसे कि आपकी बॉडी में टाइफाइड का बैक्टीरिया आ गया, उसको आप टेस्ट कराओ। अगर आपने 7 से 14 दिन के लिए 14 दिन के बीच में टेस्ट कराया तो आप टाइफाइड नेगेटिव आओगे। क्यों? क्योंकि वो समय कौन से पीरियड में है? विंडो पीरियड में है। अच्छा, इस समय ऐसा क्या खास होता है? देख, विंडो पीरियड में अगर वो होगा तो आप जो है टाइफाइड के नेगेटिव आओगे, टाइफाइड आपका पॉजिटिव नहीं दिखाएगा, क्योंकि 7 से 14 दिन उसके लिए विंडो पीरियड है। इस समय वो क्या कर रहा होगा? मल्टीप्लिकेशन कर रहा होगा, ताकि एक साथ हमला किया जाए बॉडी पे। समझ रहे हो? तो इसके लिए बस अपन क्या ट्रीटमेंट, क्या एंटीबायोटिक्स हैं, 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स चला देते हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, एंटीबायोटिक्स 7 दिन के लिए, एंटीबायोटिक्स 7 दिन के लिए चला दी जाती हैं। अच्छा, इसका टेस्ट हम टेस्ट कैसे करेंगे? लैब टेस्ट। तो मैं इसको वाइडल बोलता हूँ, फिर सबने बताया नहीं विडाल बोलते हैं इसको, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट, वाइडल नहीं है, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा क्या है? लैब टेस्ट हो गया, विडाल टेस्ट। मतलब अगर किसी को टाइफाइड है तो हम कैसे पता करेंगे? उसका टेस्ट कराएंगे, विडाल टेस्ट। अब एनसीईआरटी लिखता है, एनसीईआरटी ने एक चीज़ लिखी है, मैरी मेलोन, मैरी मेलोन। ये जो है वो टाइफाइड कैरियर थी, बहुत पहले की बात है, मैरी मेलोन नाम की। इनको ऐसा नाम ही देख दिया कि मतलब मैरी मेलोन कह लो या फिर टाइफाइड कैरियर कह लो। ये इन्होंने इतने सारे लोगों को टाइफाइड किया था उस टाइम पे, मतलब पता नहीं कैसे, मतलब ये एक वो थी जैसे जो काम करते हैं ना खाना वगैरह बनाने जैसा, तो ये पता नहीं हाथ नहीं धुलती थी पॉटी करने के बाद या फिर क्या करती थी। मैरी मेलोन नाम से इनको टाइफाइड कैरियर कहा जाता था। इन्होंने बहुत सारे लोगों को टाइफाइड किया। अब जैसे कि कुछ जैसे लोग होते हैं गांव में जा रहे हैं। अब गांव में क्या होता है, अभी तो नहीं है, मैं अभी नहीं बोल रहा, पहले क्या होता था कि बाहर शौच करते थे, सब लोग बाहर वॉशरूम जाते थे, शौच करते थे, जिससे क्या होता था, अब पानी गिरा तो वो जो फीकल था, फीकल कहाँ चला गया? कुएं में चला गया या फिर नदी में चला गया। वहाँ से किसी लड़के ने या फिर किसी ने पानी पिया, तो वो पानी पीने से जो बैक्टीरिया था टाइफाइड का, वो हमारे बॉडी में चला गया। तो इसका रूट जो होता है, समझ लो मेरी बात, जो रूट होता है ट्रांसमिशन का, अगर हम बात करें रूट ऑफ ट्रांसमिशन टाइफाइड के लिए, वो कैसा होता है? फीको ओरल रूट, मतलब कि टट्टी मुंह के द्वारा आ जाए मतलब फीको ओरल रूट, समझ गए ना? फीको ओरल रूट, टट्टी मुंह के द्वारा बॉडी में आ जाए, फीको ओरल रूट। ये हमारा क्या है? रूट ऑफ ट्रांसमिशन, किसका? टाइफाइड का। अब और देखते हैं बैक्टीरियल डिसीज। फिर हमारा क्या है? निमोनिया। अब देख, निमोनिया का जो पैथोजन होता है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसको हम और भी बोलते हैं, एक और नाम से है हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। मतलब ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, समझ लें। कमेंट में लिखेंगे अरे भैया ये तो एक वायरस है, एक बैक्टीरिया। सुन, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, ये हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा फ्लू को करता था, लेकिन ये कभी कभी निमोनिया को भी करता, तो मैंने बता दिया। अब सुन, कोकस मतलब ऐसे कोकई न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, इसको हम बोलते हैं न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, क्योंकि ऐसे गोल अरेंज होते हैं बहुत सारे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, अब इसका सिम्टम्स क्या होगा? देख, निमोनिया का सिम्टम सिंपल है, फीवर आएगा, वो तो सब में आ रहा था भाई साहब। वैसे इसमें क्या है? फीवर चिल्स के साथ आएगा। तो क्या ये मलेरिया जैसा है? नहीं, सुनो तो सही, फीवर चिल्स के साथ आएगा, साथ ही साथ कफ। अच्छा, मलेरिया में कफ आता है क्या? अच्छा चलो, किसी को आ गया तो और सुनो, हेड एक भी होगा हल्का सा। अच्छा भैया, हमें हेड एक भी होता है। अगर सीवियर केस हो गया ना बेटा निमोनिया का, तो एल्वियोलाई जो है लंग्स के अंदर, उनमें पानी भर जाता है, समझे कि नहीं? एल्वियोलाई में पानी भर जाएगा। अच्छा, तो ब्रीथिंग में दिक्कत आएगी, वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा पेशेंट को। तो निमोनिया का पैथोजन कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सिम्टम्स फीवर विद चिल्स, कफ और हेडेक। अच्छा, सीवियर में क्या होगा सिम्टम में? मतलब कि एल्वियोलाई किससे भर जाएंगी? पानी से भर जाएंगी, लिक्विड से भर जाएंगी, जिससे वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा पेशेंट को। और रूट ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, रूट ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कि ये कैसे फैलेगा? तो अच्छी ऐसे करते हैं ना लोग, अच्छी, तो भैया ऐसे दूर रहना। अभी आजकल वैसे ही कोरोना चल रहा है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो हम छींकते हैं उससे क्या निकलता है? ड्रॉपलेट, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कौन फैल जाएगा? निमोनिया। बोल हाँ कि ना? अरे फैलता है भाई, हाँ बोलो या ना बोलो, तो फैलता ही है। उसके बाद सुन भाई, एक और मज़ेदार चीज़ है ये डाइजेंट्री, इसको हम बोलते हैं सिगेलिस। डाइजेंट्री को हम एक और चीज़ से नाम से डिनोट करते हैं, कह लो, या फिर इसको जानते हैं शिगेलिसिस। अच्छा, इसका पैथोजन कौन होता है भैया? पैथोजन है सिगेलिया डाइजेंट्री है, सिगेलिया। मैं देख भाई, अब मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ सही से, शिगेलिया डाइजेंट्री है, ठीक है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? जैसे मान लिया तेरे पास कोई पेशेंट आया, उसने बोला तेरे से कि वो सिम्टम्स ही तो आप पहचानोगे कि इसको क्या दिक्कत है। उसने बोला भाई साहब कुछ मत पूछो, फुब्बारे निकल रहे हैं, मतलब लूज़ मोशन हो रहे हैं हर जगह, मतलब हर 5 मिनट फुब्बारे निकल रहे हैं भाई साहब। और साथ साथ क्या है ना डॉक्टर साहब एक चीज़ और हो रही है, एक चीज़ और का हो रही है, स्टूल जो है, मतलब जो टट्टी निकल रही है, वो मिक्सड है ब्लड से,
अच्छा, ब्लड से मिक्स्ड है और म्यूकस, तब आप लोग क्या दिमाग लगाओगे, अच्छा उसने क्या बोला था, लूज मोशन मतलब फुब्बारे निकल रहे हैं, और जो पॉटी है वो मिक्स है किससे, ब्लड और म्यूकस से, तो आप दिमाग लगाओ कि इसको हाँ डिजेंट्री भी हो सकता है। अच्छा, और आप उससे पूछोगे काहे दाऊ, अरे चचा एब्डोमेन में पेन है का, है चाचा का वो है डॉक्टर साहब का बोल रहे, अरे बोलना हिंदी में बोलना पड़ेगा, क्या भैया पेट वेट में दर्द हो रहा है, तो एब्डोमिनल पेन, तो वो बोलेगा हाँ भाई साहब हो रहा हुआ है यार, बहुत दिन से हो रहा हुआ है एब्डोमिनल पेन, तो आप दिमाग लगाओ कि हाँ इसको डाइजेंट्री है, तो आप ट्रीटमेंट करोगे भाई एंटीबायोटिक्स, क्योंकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स। अच्छा, तो वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस दवाई होती नहीं होती, बैक्टीरिया के लिए होती हैं एंटीबायोटिक्स। कोई बोले कि वायरस को मारने के लिए क्या हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, नहीं दे सकते, अरे बोल हाँ कि ना, सिर्फ बैक्टीरिया के लिए दे सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट तो एंटीबायोटिक हो गया। अब हाँ मेन चीज़ आती है रूट ऑफ ट्रांसमिशन, ये साला पहुंचा कैसे हमारे वहाँ तक, इंटेस्टाइन तक, जिससे क्या हो रहा है, फुब्बारे निकल रहे हैं। तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन सिंपल है, इसका बहुत सिंपल है। रूट ट्रांसमिशन वही फीको ओरल रूट से, मतलब कोई ऐसा टट्टी जैसा सब्सटेंस जो हमारे खाने में आ गया हो, इसको, ये क्या था हमारा डाइजेंट्री के बाद आता है प्लेग, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देख भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लेग इससे क्वेश्चन पूछा गया है, और वो क्या पूछता है ना, यहीं से पूछेगा पैथोजन और वेक्टर, आपको इसमें कन्फ्यूज़ कर देगा। वो बोलेगा कि बताओ पैथोजन कौन है प्लेग का, तो याद रखना पैथोजन मतलब बैक्टीरिया जो घातक होता है, घातक, पैथोजन मतलब घातक हमारी बॉडी के लिए। यर्सीनिया पेस्टिस क्या है, पैथोजन, और वेक्टर मतलब जो उसको ले जा रहा है, जैसे मलेरिया के केस में वेक्टर कौन होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, देखो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या होती है, वेक्टर होती है। और पैथोजन जो वो ऐसे जब वो काटती है तो अंदर जो ब्लड डालती है, वो उसमें क्या होते हैं, अरे बोलना यार, उसमें क्या होते हैं, लार्वा होते हैं, वो जो हमारे आरबीसी में जाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे साइकिल तो क्लियर हो जाएगा। तो वेक्टर कौन होता है, ज़ीनोफोलिया चिपोइस, जिका चिपोइस बोल रहे हैं, देखो ज़ीनोफोलिया चिपोइस वेक्टर होता है, पैथोजन यर्सीनिया पेस्टिस। सुन, ज़ीनोफोलिया चिपोइस ना ऐसे याद रख ले, पिस्सू बोले तो चूहा, ठीक है, चूहा, सी से चिपोइस, सी से चूहा, तो वेक्टर कौन हो गया, ज़ीनोफोलिया चिपोइस, और इसका पैथोजन मतलब जो रोग कारक है, मतलब जिसके पास ताकत है रोग करने की, वो कौन है, यर्सीनिया पेस्टिस, किसमें, प्लेग के केस में। अच्छा ये पता महामारी फैली थी, इट इज़ एन एपिडेमिक डिसीज़, इसलिए थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, एपिडेमिक डिसीज़ है ये, किस तरीके का डिसीज़ है, एपिडेमिक डिसीज़ मतलब महामारी टाइप की। अच्छा इसके सिम्टम्स क्या होते हैं भाई साहब, बहुत सिंपल सिम्टम्स हैं, देख अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, एक बहुत कस के फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर। अच्छा मतलब इसमें भी ABCD ग्रेड होती है क्या, नहीं, हाई ग्रेड फीवर मतलब कि कह लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। अच्छा हाई ग्रेड फीवर होगा, और हेडेक भी बहुत ज़्यादा होगा। इसमें एक चीज़ और जो खास होती है ना, वो होती है एनलार्जमेंट, किसकी भैया, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। अच्छा जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं ना बॉडी में, उनका एनलार्जमेंट हो जाता है। मैं स्लाइड चलाऊंगा तो देखना। तो पैथोजन कौन था हमारा, यर्सीनिया पेस्टिस, वेक्टर ज़ीनोफोलिया चिपोइस। सिम्टम्स क्या थे, हाई ग्रेड फीवर, हेडेक भी होगा सीवियर। और ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, अब पहले ट्रीटमेंट नहीं था, अभी तो एपिडेमिक डिसीज़ है, इसका भी ट्रीटमेंट बना, एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल डिसीज़ है तो एंटीबायोटिक चलेंगी, ठीक है। तो पैथोजन कौन सा होता है हमारे, देखो अगर मैं बताऊँ ना, 21 से 22 एंटीबायोटिक्स हैं हमारे पास, और उसमें क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को कल्चर करके उस एंटीबायोटिक को डाला जाता है। अगर वो इफेक्टिव होती तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, और अगर नहीं मरते बैक्टीरिया तो वो इफेक्टिव नहीं है। और आज की अगर मैं आपको स्टडी बताऊं, आज के केसेस में क्या हो रहा है, 21 में से 20 एंटीबायोटिक्स, 19 से 20 एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो बैक्टीरिया को नहीं मार पा रही हैं, वही एक एंटीबायोटिक मार पा रही है। इसलिए समझ लो कितनी जल्दी इनमें म्यूटेशंस आ रहे हैं बैक्टीरियाज में, मतलब ऐसे बैक्टीरियाज में, पैथोजेंस कह लो। धीरे धीरे ऐसी एक स्टेज आएगी, मैं अभी बोल देता हूँ, जैसे अभी कोरोना आया, ऐसे ही धीरे धीरे और स्टेजेस आएंगी सुपर बग टाइप की। सुपर बग मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया वायरस आ जाएगा जिसके अगेंस्ट में हमारे पास दवाइयाँ नहीं होंगी। अभी कोरोना के केस में जैसे अभी इतना ही ज़्यादा वो हो तो नहीं रहा, ज़्यादा डेथ्स तो नहीं हो रही, लेकिन हो तो रही है ना यार। तो ये हमारा क्या था, प्लेग था। प्लेग के बाद डिप्थेरिया, बहुत सिंपल है, देख डिप्थेरिया में पैथोजन याद रखना, देखो हर चीज़ के पैथोजन याद रखने अपने को। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया, कोरिनेबैक्टीरियम इसका क्या है, पैथोजन है, किसका, डिप्थेरिया का। रूट ऑफ ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूँ, कम्युनिकेबल होता है, एयर ड्रॉपलेट से फैल जाता है। अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें खास चीज़ क्यों हो रही है जो हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। देख फीवर सब में आता था, इसमें भी आएगा, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर। और इसमें क्या होगा, सफोकेशन मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी। तो क्या ये निमोनिया जैसा है, नहीं, निमोनिया जैसा नहीं है। इसमें क्या होता है, जो
थ्रोट है हमारा, जैसे मान ले ये थ्रोट है तेरा, ये तेरा थ्रोट है, यहाँ से हमारी एयर पास होती है, इसके बीच में एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिससे सांस जा नहीं पाती। अब सांस अगर नहीं जा पाएगी तो सफोकेशन नहीं होगा क्या? तो ये डिप्थेरिया एक बहुत घातक डिसीज़ है। अच्छा, इसका हम टेस्ट कैसे करते हैं? किसी को अगर डिप्थेरिया है तो इसका एक लैब टेस्ट होता है, जिनके लैब टेस्ट लिखवा रहा हूँ वो जरूर लिखते जाना। इसका लैब टेस्ट होता है, इसको हम बोलते हैं शिक टेस्ट। शिक टेस्ट, इसमें क्या किया जाता है, देखो सुन लो। शिक टेस्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे आपको क्या करेंगे, स्किन पे एपिडर्मिस मतलब बाहर हल्का सा ऐसे इंजेक्शन लगा देंगे। उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया होगा डिप्थेरिया वाला। अच्छा, और फिर क्या देखते हैं, यहाँ पे जैसे उन्होंने लगाया जब, तो छोटा सा एक व्हील बन जाता है, और जैसे ही वो आपको अगले दिन बुलाएंगे 24 घंटे के बाद, तो वो व्हील का साइज़ अगर बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, मतलब पूरा, उनसे बोल देते हैं डॉक्टर्स लोग जो इंजेक्शन लगाते हैं कि भैया इसको रगड़ना मत, इसको साफ मत करना। जैसे ही व्हील का अगर साइज़ मान लो बढ़ गया, तो हाँ डिप्थेरिया पॉजिटिव पेशेंट है, इसको फिर एंटीबायोटिक से सही किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, शिक टेस्ट, डिप्थेरिया के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस बहुत सिंपल है। पर्ट्यूसिस को आप ऐसे समझो, कुकर खांसी मतलब कुकर की सीटी जैसे खांसेंगे क्या? नहीं बे, तुम बिल्कुल ही, मतलब कुकर खांसी मतलब 100 डेज कफ, मतलब 100 दिन तक खांसी चलती है इसमें। अरे तो भैया टीबी तो नहीं हो गया? क्योंकि टीबी में 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी चले तो टीबी हो सकता है। नहीं चचाओ, उसका टेस्ट अलग से होता है। कुकर खांसी इसको हम बोलते हैं। पर्ट्यूसिस को 100 दिन की अलग से लिख लो, 100 डेज कफ, मतलब 100 दिन तक खांसी कफ निकलेगा, खांसी चलेगी। और ये इसका पैथोजन कौन होता है? पैथोजन, अब ये घातक सर तो है ही, तो पैथोजन इसका जो है वो है बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। अच्छा, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस क्या है, इसका पैथोजन है। और रूट ऑफ ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो कैसे फैलेगा, अब सुन, इसमें कुकर खांसी कैसे फैलती है? अच्छी तो ये क्या निकलती हैं मुंह से, ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। तो क्या इसका मतलब रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया, अपना वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, ड्रॉपलेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं चमक रहे हो साले सब। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये इसका क्या है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन। सिम्टम्स क्या होंगे, 70 से 100 दिन तक कफ चलेगा, एपिसोड्स ऑफ कफ, बहुत कस के खांसी आएगी, और कभी कभी ब्लड भी आ सकता है कफिंग में। पर्ट्यूसिस ये क्लियर हो गया। अब है तो 3-4 और बचे, ये पूरा बैक्टीरियल क्लियर हो जाएगा आज। हाँ ये जी सुन लो, क्या है ना, लोग लगवाते नहीं इंजेक्शन टेटनस का। देख पैथोजन इसका जो है वो क्या है, क्लोस्ट्राइडियम टेटनी। जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया, खून भी बहा और कुछ लोहे की चीज़ लग जाती है, तो टेटनस का इंजेक्शन लगाना क्यों ज़रूरी है? ये होता किससे, पैथोजन कौन है इसका, क्लोस्ट्राइडियम टेटनी। और ये एक ऑब्लिगेटिव एनारोबिक है। ऑब्लिगेटिव एनारोबिक मतलब हमारी होस्ट की बॉडी में ये रहेगा, लिव्स इनसाइड दी होस्ट बॉडी, और धीरे धीरे उसको डिग्रेड करता चला जाएगा। कैसे? रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जैसे वही प्रिक ऑफ शार्प, मतलब कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट का प्रिक लग जाए, कोरोसिव मतलब जंग वाली कोई चीज़ का अगर ऑब्जेक्ट का अपन को प्रिक लग जाए, मतलब खून लग जाए, जैसे खून निकल है, तो ये हमारी खून से जो बैक्टीरिया उसके ऊपर प्रेजेंट होगा वो अंदर बॉडी में चला जाएगा। इसका प्रिवेंशन क्या है, टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। कौन सा इंजेक्शन, ऐसे लिख देते 0.1 ml इंजेक्शन लगा दो आप। टीटी टॉक्साइड, टिटनस टॉक्साइड इंजेक्शन, टीटी टॉक्साइड, टिटनस टॉक्साइड। अच्छा, आफ्टर प्रिक ऐसा बोल देते हैं, आफ्टर प्रिक। अच्छा, उसकी प्रिक तोड़ गया। फिर उसके बाद सिम्टम्स क्या हैं, जैसे मान लो किसी को टिटनस हो गया, और उसने मतलब टिटनस कैसे हुआ, उसने इंजेक्शन नहीं लगवाया टिटनस का, उसको कुछ लोहे का चीज़ लग गया था और उसने इंजेक्शन नहीं लगवाया अगर टिटनस का, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो सिम्टम्स क्या हैं, उसकी जो बॉडी होगी वो धनुष जैसी होने लगेगी। धनुष जैसी मतलब पैर ऐसे अकड़ के धनुष जैसे हो जाएंगे, पूरी मतलब पैर ऐसे अकड़ के धनुष जैसे, समझ रहे हो। और जो मसल्स होंगी उसमें अकड़न आएगी, स्पाजम इसको बोलते हैं, स्पाजम इंग्लिश में। सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल बॉडी, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा सस्टेन्ड हो जाएगा, स्पाजम वहीं रुक जाएंगी, अटक जाएंगी। और जो जॉ होगा, जो जबड़ा होता है वो लॉक हो जाएगा, खुलेगा नहीं। ये टिटनेस के सिम्टम्स होते हैं। मैंने बताया फेशियल मसल की स्ट्रेचिंग में दिक्कत आएगी, और धनुष जैसा पोस्चर हो जाएगा उसका, जिसको हम बोलते हैं रिस्कस सॉर्डिकोसिस। ये अभी आप लोग जब मेडिकल्स में आओगे ना तब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे। रिस्कस सॉर्डिकोसिस पोस्चर हो जाएगा उसका, और ऑफिस्टोटोनस, स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल, फेशियल मसल्स नहीं हो पाएंगी, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल बॉडी की, और स्पाजम अकड़ जाएंगी, धनुष जैसा शेप आ जाएगा। अब ये तो अपना टिटनेस का था, और वो होता कैसे, इसका प्रिवेंशन इंजेक्शन टिटनस टॉक्साइड, टीटी लिख देते हैं डॉक्टर्स कि टिटनस टॉक्साइड आफ्टर प्रिक, एक लगवा लो जाके जाओ। सबसे घातक टीबी, भैया टीबी से मत मरना, बड़ी घातक बीमारी होती है। पैथोजन कौन होता है भैया इसका, पैथोजन माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये किसको कॉज करता है? टीबी को। यदि आपको 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी चल रही है, बोलो, यदि आपको 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी चल रही है तो टीबी का शिकार हो सकते हो। इसके लिए कौन सा टेस्ट कराएं? मैं बोलता था कि वो सर हाँ वो अमलगम का टेस्ट करेंगे। अरे गधों, वो इतना सुना है उस दिन। सर ने बोला कि बलगम का टेस्ट होता है। हमारे जो मतलब हमारे थ्रोट से वो बलगम ऐसे जैसे कोरोना में ऐसे स्लाइड डालते हैं ना, वैसे ऐसे स्लाइड डालेंगे और बलगम का एक सैंपल ले लेंगे, उसको सैंपल लेंगे और फिर उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं। मैं उसको अमलगम बोलता था। याद करने का तरीका गुरु। हाँ, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलेगा कैसे? वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। किसी ने, मान लो आप अस्पताल में गए, कोई टीबी का पेशेंट था, उसने छांक दी कि छींक मतलब खांस दिया, तो खांस से क्या हुआ? ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था, ड्रॉपलेट के रूप में वो बैक्टीरिया आपकी मतलब आपके वहाँ आपके थ्रोट में भी चला गया, फिर आपके हाथ में आ गया, आपने नाक या फिर मुंह में हाथ लगाया तो वो अपने आपके बॉडी में चला गया। तो पैथोजन कौन था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो बॉडी में जाता है। सिम्टम्स क्या हैं? क्रॉनिक कफ। क्रॉनिक, देखो क्रॉनिक और एक्यूट 2 चीज़ें होती हैं, क्रॉनिक और एक्यूट। देख भाई, क्रॉनिक क्या है? क्रॉनिक जो है वो लंबे समय के लिए, एक्यूट थोड़े से समय के लिए। मतलब हम इसको मतलब एक्यूट डिसीज़ जो होते हैं उनको मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं। क्रॉनिक क्या है? मेडिसिन देते जाओ, जैसे बैक्टीरिया का लोड ज़्यादा होगा मेडिसिन दे दो तब, ताकि बैक्टीरिया का लोड कम हो जाए, फिर बढ़ेगा, फिर देते जाओ, कम हो जाए, तो क्रॉनिक डिसीज़ होता है। फिर ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है? क्रॉनिक कफ, मतलब कफ बहुत कस के चलता रहता है, मोर देन 2 वीक्स। मैंने बोल दिया ना, 2 हफ्तों से ज़्यादा अगर किसी को क्रॉनिक कफ है, मतलब कफ होता जाओ, ऐसे ही कफ नहीं, बहुत कस के कफ होता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड तक हिल जाती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में दर्द होने लगता है, फीवर भी आएगा, वेट लॉस भी हो जाएगा और भूख लगना कम होगी। देखो मैं लिख देता हूँ क्योंकि आप भूल जाओगे। हाँ, तो देखो भाई, टीबी में क्या था? पैथोजन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके हम लोग सिम्टम्स की बात कर रहे थे, सिम्टम्स में क्या होगा? क्रॉनिक कफ, 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी चल रही है, फीवर, वेट लॉस मतलब वजन कम हो रहा है धीरे धीरे, और भूख लगना कम हो रही है, और नाइट में थोड़ी सी स्वेट, मतलब कि ठंड भी लग रही है रात में, और बलगम मतलब ब्लडी स्पिटम मतलब बलगम, तो खून ही थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, खराश निकल रही है बॉडी में से अगर खांसते वक्त, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि भैया टीबी की जांच करवा लो। और टीबी की जांच हम कैसे करेंगे? टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो लैब टेस्ट एक तो मैंने बता दिया, बलगम का टेस्ट करा लो। दूसरा क्या है? चेस्ट एक्सरे। देखो चेस्ट एक्सरे पहले किया जाता था, अब उसको बंद कर दिया, क्योंकि मैंने बताया था ज़्यादा एक्सरे कराओगे तो क्या होगा? कैंसर हो सकता है। तो एक तो हमारा चेस्ट एक्सरे हो गया। दूसरा हमारा क्या है? SPUTUM, स्पिटम। अच्छा, स्पिटम फॉर एसिड फास्ट बेसिली। अच्छा, AFB बोलते हैं इसको, एसिड फास्ट बेसिली बोले तो, अरे बैक्टीरिया को पहचानने के लिए स्पिटम। अच्छा, अब मान लो तेरे पास कोई बच्चा आ गया, तुम लोग डॉक्टर तो ही, और डॉक्टर बनोगे जब, तो मान लो तुम्हारे पास कोई बच्चा आ गया और वो उससे तुम बोलोगे, ए बेटा मुंह खोलो जरा, तुम्हें बलगम देखना, बलगम। उसको तुम यहाँ वो डालोगे स्लाइड और बलगम लोगे, तुम्हारे ऊपर थूक कर दे देगा। अरे क्या होता है ना, जैसे मैं आपको बताऊं, रियलिटी बताऊं, जब टीबी की जांच होती है तो उसमें एक ऐसी डिब्बी पकड़ा देते हैं, एक डिब्बी होती है, वो दे दी जाती है पेशेंट्स को, और बोलते हैं इसमें सुबह का जो थूक होता है बलगम, वो निकाल के ले आना। अब तुम बच्चे से बोलोगे, बच्चा देगा और दो कि अरे हम नहीं दे, मुँह पे कहीं उसने मुँह पे थूक दिया फिर तो हमें भी हो जाएगा टीबी। तो इसके लिए क्या किया, बच्चों के लिए मॉन्टेक्स टॉफ़ी खाए हो तो एक होती है ना दिमाग की बत्ती जला दे, मॉन्टेक्स, तो ऐसे ही नाम से समझो, मॉन्टेक्स टेस्ट बच्चों के लिए किया जाता है। कौन सा टेस्ट? मॉन्टेक्स टेस्ट। इसमें कुछ नहीं होता, 0.1 ml ट्यूबरक्लोइन इंजेक्ट किया जाता है इंट्राडर्मली, मतलब कि हमारी बॉडी की डर्मिस वाली लेयर पे, एपिडर्मिस पे, अंदर नहीं करेंगे, एपिडर्मिस पे कर देंगे, और वही व्हील, साइज ऑफ व्हील को देखेंगे, अगर साइज ऑफ व्हील बढ़ेगा तो हाँ भैया बैक्टीरिया होने के चांसेस हैं। तो मॉन्टेक्स टेस्ट ये किसके लिए? चाइल्ड के लिए किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, 0.1 ml ट्यूबरक्लोइन, अच्छा कौन सा? ट्यूबरकुलिन क्या कर दिया जाता है? इंजेक्ट। अच्छा, इससे होगा क्या? ये एंटीजन जाएगा, इसके अगेंस्ट में अगर एंटीबॉडी बनी पहले से, अगर एंटीबॉडी होंगी तो वो जल्दी बन जाएंगी, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ एक दिन में वो साइज़ का व्हील का साइज़ बढ़ गया तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई है। अब सुन, इसका ट्रीटमेंट तो भैया एंटीबायोटिक्स होती हैं। अच्छा, इसमें आप जब सरकारी अस्पताल में जाते हो तो एक डब्बा बन जाता है, मतलब कि उसमें ट्रीटमेंट में क्या होगा, डब्बा बन जाएगा। देखो MDR मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट मेडिसिन दी जाती हैं। मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट मतलब बहुत सारे ऐसे ड्रग दिए जाते हैं जो उस बैक्टीरिया को मार सकें, और इसके पता वो होते हैं स्टेजेस टीबी के भी,
और एक और चीज़ दी जाती है डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अच्छा, मैं इसको शॉर्ट बोलता था मैं बोलता सर वो शॉर्ट दे देते ना, नहीं नहीं, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। मतलब कि इसमें आपको डॉक्टर बुलाएगा और आपके उसके सामने ही आपको दवाई खिलाएगा वो। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अगर आपने एक भी वो जो डोज होगा उसको आपने नहीं लिया तो जो बैक्टीरिया है वो और ज़्यादा रेसिस्टेंट हो जाएगा किसके? दवाई के। इसलिए मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट दवाई दी जाती हैं ताकि देखा जाए कि वो बैक्टीरिया रेसिस्टेंट तो नहीं हो गया कहीं। ये हमारा कौन सा था? टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस। अब हम लोग बात करेंगे लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब कि कुष्ठ रोग, बहुत बेकार बीमारी देखते हैं भैया, कुष्ठ रोग है ये। अब तो वैसे नहीं है, इसकी भी एक एपिडेमिक चली थी। इसमें क्या करते थे, जिसको लेप्रोसी हो गया उसको हटा देते थे, मतलब उसको रहने नहीं देते थे क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीज़ भी है, उसको वहाँ से हटा देते थे। और मतलब पहले के लोग ये कहते थे कि अरे इसने कुछ बुरा किया होगा किसी का पिछले जन्म में, इसलिए इसको हो गया। ये सब देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लेप्रोसी, इसको हम हैंसेन्स डिसीज़ भी बोलते हैं, कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है हमारे। इसको अगर आप लोग अपने मतलब पापा मम्मी से पूछोगे या दादा से पूछोगे तो इसको कोढ़ के नाम से जानते हैं, कोढ़ या फिर कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग या कोढ़। इसमें क्या होता है ना, इसका पैथोजन कौन है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो कि एक ऑब्लिगेटिव पैरासाइट है। ऑब्लिगेटिव पैरासाइट मतलब कि इन्वायरमेंट में रहेगा, और इन्वायरमेंट में जैसे वायरस भी तो ऑब्लिगेटिव पैरासाइट होते हैं, इन्वायरमेंट में हैं परंतु कैसे हैं? नॉन लिविंग। जैसे ही उन्हें एक होस्ट बॉडी मिल गई, जैसे मान लो वो हमारी बॉडी में आ गया तो वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब लिविंग हो जाएगा और वो पूरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस करेगा। एक कैसा ये ऑब्लिगेटिव पैरासाइट। इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया नीट पे क्या, नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया कि कोच पोस्टुलेट किस पे एप्लीकेबल नहीं है? एक तो वायरस और एक लेप्रोसी, बैक्टीरिया। मतलब माइकोबैक्टीरियम लेप्री एक ऐसा पैथोजन है या फिर ऐसा डिसीज़ कॉजिंग एजेंट है जिस पे कोच पोस्टुलेट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कोच पोस्टुलेट क्या कहते थे कि कोई भी अगर बैक्टीरिया है तो वो बाहर लिविंग होगा, लेकिन ये कैसा है? बाहर मिट्टी में पड़ा है, नॉन लिविंग है, जैसे ही ये बॉडी में गया लिविंग हो जाएगा। समझ रहे हो गुरु? अब सुन, इसको कुछ लोग क्यों कहते हैं, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे हड्डियां गलनी शुरू हो जाती हैं बॉडी की। क्या बात कर रहा है, मजाक तो नहीं ना कर रहे? धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी की हड्डियां गलना शुरू हो जाती हैं। इसमें देख, इनिशियल स्टेज की अगर मैं बात करूं, जैसे तेरे पास कोई पेशेंट आया, उसने बोला कि भाई साहब मेरे हाथ पे सफ़ेद सफ़ेद दाग हो रहे हैं बॉडी में। अच्छा, फिर लोग सोचेंगे कि अरे वो तो धब्बे हो जाते हैं। नहीं, सुनो, अगर ये सफ़ेद दागों पे जो आपके हाथ पे अगर हुए हैं, किसी के भी सफ़ेद दागों पे अगर सेंसेशन नहीं है, सेंसेशन मतलब उसने वहाँ कुछ भी कांटा वगैरह लगाया, छुरी वगैरह लगाई और वहाँ पे सेंसेशन नहीं, मतलब कि कोई दर्द नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा और पेन नहीं हो रहा उनमें, जब हम उनको नकोर मतलब मोड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं स्किन पे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया पहचानने का तरीका, सिम्टम्स। मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि वाइट अल्सर्स हैं, अल्सर मतलब छाले, कुछ भी पैचेस समझो, पैचेस सफ़ेद धब्बे हैं, उनको हम लोग मोड़ रहे हैं, मकोड़ रहे हैं, लेकिन उनमें क्या नहीं हो रहा? पेनलेस, मतलब पेनलेस है, कोई भी मतलब नर्वस सिस्टम तक हमारे वहाँ पे पहुँच नहीं रहा कि हमें यहाँ पे कोई नकोड़ रहा तो हम लोग वहाँ से हाथ हटा लें। दूसरी चीज़ क्या होगी, जो अल्सर्स होंगे, अल्सर जहाँ पे वो होंगे तो वहाँ अल्सर, थोड़े से छाले भी आ जाएंगे और स्किन और नर्व्स पे। हाँ, फिर वेस्टिंग ऑफ द फिंगर एंड टोज, धीरे धीरे फिर क्या होगा, धीरे धीरे हड्डियाँ गलनी शुरू हो जाएंगी, जो उंगलियाँ हैं वो पूरी ऐसी गल के ऐसी हो जाएंगी। मैं पेशेंट दिखाऊंगा आपको, तो जो वेस्टिंग हो जाएगी, पूरी हड्डियाँ गलना शुरू हो जाएंगी। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट भैया मल्टीपल ड्रग थेरेपी। उस समय नहीं थी, अब हमारे पास है। 6 महीने लगकर इसकी मल्टीपल ड्रग थेरेपी ली जाती, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि रेसिस्टेंट हैं हमारे एंटीबायोटिक से। तो 6 महीने लगकर इसको ली जाती है, और अगर आपने एक भी डोज छोड़ दिया तो समझो कि बैक्टीरिया और ज़्यादा रेसिस्टेंट हो जाएगा, हमें और ज़्यादा घातक एंटीबायोटिक यूज़ करनी पड़ेगी। तो हमारा ये डिसीज़ कौन सा है? लेप्रोसी। इसको हम हैंसेन्स डिसीज़ बोलते हैं, कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। बस ये हमारा क्या था, बैक्टीरियल डिसीज़। इसके बाद हम वायरल डिसीज़ लेके आएंगे। ये लंबा वीडियो होगा नहीं तो इसी में डालते हैं। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो।